हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु स्वरूप भार्गव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भार्गव कैरियर इंस्टीट्यूट में। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि विद्वानों के कथन कौन कौन से थे, प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी और मध्यकालीन भारत में शिक्षा का व्यवस्था किस प्रकार से रहा। अब इस प्रथम पेपर का जो ये मूल सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास एवं उद्देश्य। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सदैव बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, आपको आने वाले समस्त एग्जाम में टीईटी से लेके प्राथमिक शिक्षक भर्ती तक आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस टॉपिक का संबंध आपके दूसरे वाले पेपर से भी होने वाला है। यहाँ सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे ऊपर ऊपर से। इसका जो डीप में जो पढ़ना है वो सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो सेम डे में सेकेंड शिफ्ट में पेपर होने वाला है, वहां पे आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के समाप्ति के बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। आगमन के पश्चात जब वहाँ यहाँ पे वो आते हैं तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलना शुरू करते हैं। पश्चिम की सभ्यता के साथ इसका जुड़ाव करना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें हम देख पाते हैं कि स्वतंत्रता के पहले कैसा अपना एजुकेशन सिस्टम रहा और स्वतंत्रता के पश्चात। मतलब हमको दो तरीके से इसको लेके पढ़ना पड़ेगा। एक 1947 के पहले का घटनाक्रम कैसा रहा और एक 1947 के बाद अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा। तो 1947 के पहले सर्वप्रथम 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की जाती है वारेन हेस्टिंग द्वारा। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उनके द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की जाती है डंकन के द्वारा। बाद में यही कॉलेज चल के जो है मदन मोहन मालवीय जी संस्कृत कॉलेज जो है इसी को बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसी कैंपस को आगे स्थापित करते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से अपना एजुकेशन सिस्टम पूर्णतः जो है जो आपका पश्चिम की सभ्यता है उसके साथ लिंक हो जाता है। एक अपने महोदय होते हैं लॉर्ड मैकाले, मैकाले साहब होते हैं। वो इंडिया आते हैं और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल आमूल चूल रूप से वो परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? उन्होंने अपना जो प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव में सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए, अंग्रेजी, पहली चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी को देने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे और वो जब शिक्षित होंगे तो उन्हीं के द्वारा वो धीरे धीरे अन्य लोगों को भी वो शिक्षा प्रदान करेंगे। उन लोगों को शिक्षित करेंगे जो हमारे ऑफिसेस में काम करेंगे, जिनसे हमारी ज़रूरतें हैं, जिनके साथ हमारा रोज इंटरेक्शन होने वाला है, उन लोगों को हम अंग्रेजी के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करेंगे। तो इस जो ये मैकॉले का जो सिद्धांत था उसको निस्पंदन का सिद्धांत या छनने का सिद्धांत कहा जाता है। विलियम बेंटिंग साहब उस टाइम गवर्नर जनरल थे। तो मैकाले जी का जो ये परिवर्तन था वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल खराब करने वाला रहा। 20 वर्षों तक इन्होंने ये मानसिक गुलामी एक तरीके से करने की कोशिश किया था कि अगर ये इनका कथन था एक कि हम ऐसे शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज में ला देंगे कि ये बाहर से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन अंदर से मानसिक रूप से ये हम लोगों के जैसे रहेंगे। तो मैकाले जी ने 2 फरवरी 1835 में मैकाले का जो निस्पंदन का सिद्धांत था ये बहुत बड़ा था। इसके बाद 1854 में हम लोगों का आता है वुड डिस्पैच। वुड साहब होते हैं, ठीक, इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं आफ्टर 20 ईयर। जब मैकाले जी का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बाद एक दूसरा गठन होता है वुड
डिस्पैच नाम से जिसको हम जानते हैं। सर्वप्रथम अगर भारतीय शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का किसी ने कार्य किया तो वो डिस्पैच रहा, उनका घोषणा पत्र। इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लोगों को शिक्षित करना है, शिक्षा देना है, तो उनके मातृभाषा में होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए? तो सर्वप्रथम वो डिस्पैच में भी बात कही है कि भारतीय भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इन्हीं के घोषणा पत्र के द्वारा बम्बई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालयों का गठन किया जाता है। 3 विश्वविद्यालय जो अपने सबसे प्राचीनतम आज भी कार्यरत है, वो तीनों विश्वविद्यालयों का गठन वो डिस्पैच के घोषणा पत्र के आधार पर हुआ था, जिसमें कहा गया कि बम्बई, कोलकाता और मद्रास ये 3 जगह के विश्वविद्यालयों का गठन। देखिए प्रश्न आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वो डिस्पैच 1854 को, याद रखिएगा बिल्कुल। निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले जी ने दिया था। ठीक, इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय बाहर से भारतीय होंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल हमारे इंग्लिश के गुलाम रहेंगे, अंग्रेजी के, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी कर दिया था, तो सभी लोगों तक वो शिक्षा पहुंच पाना ही संभव नहीं था। फिर इसके बाद हम काल आगे बढ़ता है, 1882 में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हंटर कमीशन, हंटर साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, रिपन का कार्यकाल था। तो हंटर कमीशन आता है। इन्होंने सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में कहा कि अनुदान प्रणाली की शुरुआत। अनुदान अर्थात कि किसी भी स्कूल को चलने के लिए फंड की आवश्यकता होती है ना? तो वो फंड कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट देगी। तो सर्वप्रथम गवर्नमेंट को ये बात इन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए आपको अनुदान लेना पड़ेगा स्कूल्स डेवलपमेंट के लिए। तो हंटर कमीशन में पहली बार ये बात कही गई कि अनुदान प्रणाली की अनुदान दिया जाएगा। महिला की शिक्षा पे पहली बार बात किया गया, और भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं, हंटर कमीशन को। इसके बाद 1882 के बाद 1890 आ जाते हैं। 1890 में जो है पहली बार, देखिए आज हम लोग ये जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। अनिवार्य शिक्षा के लिए आरटी एक्ट 2009 भी आया, लेकिन सर्वप्रथम ये बात किसने की? 1890 ईस्वी में। कब? 1890 ईस्वी में अपने गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, जिन्होंने कहा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। ये सर्वप्रथम किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे वो ईस्वी पूछा हो, चाहे नाम लेके पूछा हो, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये। इसके बाद 1890 के बाद हम 1904 में आते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ, जिसके अध्यक्ष थॉमस रैले साहब थे। ठीक, फिर इसके बाद 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन आता है। इन्होंने मुख्य बात कही कि जो स्नातक ग्रेजुएशन होगा वो 3 वर्ष का होगा। किसने कहा? सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन किसके लिए था? उच्च शिक्षा के लिए था। किसके लिए था? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था। इन्होंने एजुकेशन में कहा कि स्नातक 2 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद 1937, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता रहा है प्रश्न, लिखने के लिए भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, अति लघु और बहुविकल्पी में भी आता है। वर्धा शिक्षा योजना किसने प्रस्तुत किया? किस लिए प्रस्तुत किया? कौन से सन में प्रस्तुत किया और कहाँ पे प्रस्तुत किया? इस टाइप का है प्रश्न। तो 1937 में वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी जी लाते हैं। ठीक है ना? वर्धा में जब इनका कांग्रेस सम्मेलन होता है, ठीक 1937 में, तो वहाँ ये प्रस्ताव देते हैं। तो वहाँ के नाम पे ही ये वर्धा शिक्षा योजना पड़ गया। इन्होंने क्या कहा कि 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम ये बात कही वर्धा शिक्षा योजना में कि प्राथमिक शिक्षा के लिए 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देनी है। किसी भी प्रकार का फी हम लोगों को नहीं लेना है। 1937 में गांधी जी ने ये बात कह दिया था, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा योजना की रही कि इन्होंने कहा कि सिर्फ किताबी ज्ञान देना शिक्षा का लक्ष्य नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान देना शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं। आपको बच्चे को हस्तकला या व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का उस बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट आपको करवाना है शिक्षा के माध्यम से ही। तो ये बहुत बड़ी बात 1937 में वर्धा शिक्षा योजना में गांधी जी ने कहा कि ये शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए, आपको किसी न किसी प्रकार की हस्तकला या व्यावसायिक शिक्षा आपको बच्चे को देनी है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे वन शॉट आप देख सकते हैं कि दो तरीके से हमारा शिक्षा का विकास होता है। आधुनिक शिक्षा स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद। तो पहले वाले में तो कंटिन्यूअस ये आपके बहुविकल्पी में प्रश्न आते हैं कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब हुई, किसने की, कौन से सन में की, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ठीक है, मैकाले का सिद्धांत, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, फिर हंटर कमीशन किसके कार्यकाल में आया था, इसकी प्रमुख सुझाव क्या क्या थे। ठीक, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न आपको सदैव मिलेगा, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न देख चुके हैं कि अनुदान प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। इसमें 1 लाख रुपए 1903 में पहली बार जो है इस कमीशन के पश्चात आपको पहली बार प्राथमिक शिक्षा को अगर अनुदान प्राप्त हुआ तो इस कमीशन के सुझाव के पश्चात प्राप्त हुआ था। फिर आइए हम लोग आते हैं कि अब 1947 के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए, आप लोग जानते हैं। 1947 के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलती है, हम आज़ाद होते हैं अंग्रेजों से, अभी तक उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही थी, अब सारा हैंड ओवर हम लोगों ने लिया। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में। तो इन्होंने बहुत प्रमुख सुझाव दिए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि एक यूजीसी की स्थापना करना पड़ेगा। किसकी? यूजीसी की स्थापना का सुझाव ये देते हैं, और ये सुझाव 1956 में मान लिया जाता है और यूजीसी की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में हुआ करता है। यूजीसी का मुख्य काम आपको पता है, यूनिवर्सिटीज की देखरेख करना, सिलेबस बनाना, वो उनको मान्यता देना हुआ करता है। इसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है, ये तो आपका हायर एजुकेशन के लिए कमीशन बना 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में। देन 1952 में आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं इन्हीं के नाम पे। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था। तो इनका मुख्य सुझाव था कि जो परीक्षण या परीक्षा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं। तीसरा, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में आता है, जिसके अध्यक्ष डीएस कोठारी साहब थे। इसका बहुत प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहा। इन्हीं के सुझावों को आगे चल के हम लोगों ने नई शिक्षा नीति 1986 बनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। डीएस कोठारी साहब का जो सुझाव था उनको मानते हुए हम लोगों ने 1986 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं सेकेंड पेपर में। आपको डिटेल में इन सबको पढ़ना है दूसरे वाले पेपर में। तो पहले वाले पेपर में सिर्फ आपको नाम पूछेगा, सन पूछेगा, इत्यादि इत्यादि। तो अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसा अपना एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा है। फिर जो डीएस कोठारी साहब ने जो सुझाव दिए थे 1964 में, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मान लिया जाता है, और इसका प्रथम संशोधन 1992 में होता है।
तो जो 92वें संशोधन होता है वो उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। तो उसी को हम यशपाल समिति भी कहते हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया, जो सिफारिशें दी, उसी के अनुसार एनसीएफ 2005 लागू हुआ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए, उसका निर्धारण किस प्रकार से करना है ना। तो उसकी सारी डिटेलिंग जो है यशपाल समिति ने 1952 में सुझाव दिया, जिसपे भारतीय सरकार ने एनसीएफ 2005 लागू किया। तो 2005 हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद आरटी एक्ट 2009 आप लोग बखूबी जानते हैं। अब हम आधुनिक भारत में आ गए हैं। राइट टू एजुकेशन, अर्थात हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिलना उसका मूलभूत अधिकार। 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, स्कूल से दूर नहीं रहेगा। ये भारतीय सरकार का कार्य है कि एक एक बच्चे को जो है आपको विद्यालय तक पहुंचाना है। तो ये सारी बातें आरटी एक्ट 2009 में कही गई हैं। इसी के बाद अभी लेटेस्ट जो अपना एजुकेशन पॉलिसी जस्ट बदला है, एनएपी 2019 2019 की बात, ठीक, जिसको 2020 से इन्होंने लागू भी कर दिया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, इसको भी अब हम लोगों को डीप में पढ़ना है। तो आधुनिक शिक्षा की बात करें भारतीय समाज में, तो एक जो ये क्रम रहा भारतीय शिक्षा का, इसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। आप क्यों समझिए, ये जो यहाँ पे जो चार्ट ये बना हुआ है, ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देने वाला है। इसके एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक। एग्जाम के बाद डिटेल्ड वीडियो इन सब पे आने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग मिलते हैं कि जो आपके आगे जो आदर्शवाद है, ठीक है, प्रयोजनवाद है और प्रकृतिवाद है, इन वादों के विषय में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन दूसरे पेपर को अब हम लोग तैयार करेंगे जो 4 तारीख को होने वाला है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।